सुनील पिंटू का बयान सामने है जिसमें एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक के तौर पर 5 लोग के नाम सामने आ चुके हैं। ललन सिंह, सुनील कुमार पिंटू, दिलेश्वर कामत, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी और आलोक कुमार सुमन, ये वो 5 नाम है जो प्रस्तावक जेडीयू की तरफ से द्रौपदी मुर्मू के बनाए गए हैं और ये नाम जिनका इंतजार भी किया जा रहा था। जेडीयू सांसद सुनील पिंटू की तरफ से जानकारी सामने रखी गई। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी के नॉमिनेशन पत्र पर समर्थक के रूप में माननीय ललन बाबू, मेरा नाम, माननीय दिलेश्वर कामत जी, माननीय आलोक सुमन जी, माननीय चंद्रवंशी जी का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि प्रस्तावक हम लोग जेडीयू की तरफ से बनेंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और माननीय ललन बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो वहीं आरएलजेपी का बड़ा बयान है जिसमें केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा है कि सभी दल द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। शोषित समाज से द्रौपदी मुर्मू आती हैं और ऐसे में सभी पार्टियों की तरफ से द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया जाना चाहिए। सभी विपक्षी दल इनका समर्थन करें। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की तरफ से यह बड़ा बयान। चिराग पासवान के समर्थन का उन्होंने स्वागत किया है। आरएलजेपी से 5 प्रस्तावक होंगे, इसकी जानकारी भी रखी गई। पशुपति कुमार पारस, प्रिंस राज, वीणा देवी, चंदन सिंह, महबूब अली कैसर प्रस्तावक होंगे। स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, देश का आज़ाद हुए 75 वर्ष हुआ और मैं 75 वर्ष के दरमियान बहुत से सरकारें आई, बहुत से सरकार गई, बहुत से प्रधानमंत्री जी आए, लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री हैं जिनका सोच है कि समाज के जो सबसे दबा और कुचला व्यक्ति है उसको देश का प्रथम नागरिक बनाना। और ये पहली घटना है। इसके पहले भी इन्होंने 2014 में भी दलित को राष्ट्रपति बनाया था और इस बार आदिवासी में भी महिला समाज को उन्होंने बनाया। ये बड़ी खुशी की बात है और मैं तो तमाम विपक्ष के नेताओं से मैं आग्रह करता हूं कि सभी दल के संविधान में है कि शोषित दलित को आगे बढ़ाओ। तो मैं तो कहूँगा कि विपक्ष के भी जितने लोग हैं सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि सभी लोग सर्वसम्मति से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद में मनोनीत घोषित करें। तो एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से जब दिल्ली पहुंची तब हमारे सहयोगी शंकर आनंद ने मौके का जायजा लिया। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं दिल्ली और दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका यहां पे स्वागत किया जा रहा है। यहां पर द्रौपदी मुर्मू यहां पर अपने गाड़ी में बैठते हुए, वाहन में बैठते हुए और देखा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू ये अपने वाहन में बैठ रही हैं और जिस तरह से अगर देखा जाए इनके नाम को लेकर काफ़ी चर्चा हुई और उसके बाद जिस तरह से लगभग इनके नाम का जो एक कहा जा सकता है मुहर लगभग लग चुका है और द्रौपदी मुर्मू अभी अपने वाहन में बैठ चुकी हैं। झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रही हैं और जिस तरह से अब द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे बैठ चुकी हैं अपने वाहन में। तो दीदी 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 मैं आता हूँ प्लीज द्रौपदी मुर्मू आप यहाँ से बाकायदा रहते हुए, तो जिस तरह से उनका काफिला पूरा यहाँ से अब निकल रहा है, जिस तरह से कई नेता आए और कई बड़े बड़े नेता जो है केंद्रीय मंत्री यहाँ पे आए और यहाँ पर तमाम जो केंद्रीय मंत्री इनसे मिलने के बाद उनका स्वागत करने के बाद अब यहाँ से निकल चुके हैं। कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर निकलते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई यहाँ पे मैं बात करता हूँ अर्जुन मुंडा जी हैं और झारखंड से। बहुत खुशी की बात है, अपने झारखंड की नेता अब राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जो उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए तय किया है वह जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। पहली बार आदिवासी को देश का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान राष्ट्रपति के रूप में प्राप्त करने के लिए जो फैसला हुआ है यह अभूतपूर्व है। जिस तरह से यहाँ पर तमाम नेता आज
उनका स्वागत करने के लिए आए थे और स्वागत करने के बाद द्रौपदी मुर्मू अब यहाँ से निकल चुकी हैं। यहाँ से निकलने के बाद सीधे वो उड़ीसा भवन जाएंगे और उड़ीसा भवन के बाद अन्य जो कार्यक्रम उनका संपन्न होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बात नदियों के बढ़ते जलस्तर की। तूफान पर नदियां हैं और आफत में जाना है। सुपौल में कोसी के कटाव की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। कोसी के कटाव में घर का कटकर नदी में विलीन हो जाना, ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और देखिए कैसे चंद सेकंड में ये मकान जो यहां पर खड़ा था वो नदी में विलीन हो जाता है। किशनपुर प्रखंड के बेलाकोट की ये तस्वीर है जिसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वार्ड संख्या 9 में ये सामुदायिक शौचालय भवन यहां बनाया गया था, लेकिन देखते ही देखते चंद सेकंड और कैसे कोसी नदी में ये समा गया। सीएससी से करीब 2 किलोमीटर पश्चिम में कोसी नदी का बहाव था जो देखते देखते यहां तक पहुंच जाता है और उसका आगे बढ़ना भी निरंतर जारी है। और इसीलिए इलाके के लोग डरे सहमे हुए हैं। कटाव का दंश झेलने वाले इस इलाके के लोगों की तरफ से चिंता जाहिर की जा रही है कि जिस तेजी से, जिस वेग के साथ कोसी कटाव इस वक्त कर रही है, बहुत जल्द ये नदी जो है लोगों के घरों तक पहुंच जाएगी। देखिए कैसे कोसी की वजह से भीषण कटाव यहां पर होता हुआ और चंद सेकंड, मात्र 6 सेकंड में ये शौचालय का भवन जो यहां पर सामुदायिक शौचालय बनाया गया था वो इसमें समा गया। गोपालगंज में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर ने किसानों की नींद उड़ा दी है। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से छोटे नावों के परिचालन पर फिलहाल रोक लगाई गई है। किसानों का कहना है कि अभी धान की बुआई का सीजन है, इस वक्त लोग धान की बुआई करते हैं जिससे उनका साल भर गुजारा होता है, लेकिन इस धान की बुआई के लिए उन्हें नदी के उस पार के इलाके में जाना होता है। पूरी की पूरी किसानी जो है उस पार ही टिकी हुई है। अब नदी का जलस्तर बढ़ने से आवाजाही बंद है, छोटे नावों का परिचालन बंद है। जल संसाधन विभाग हालांकि कह रहा है कि गंडक नदी में पानी पिछले साल की तुलना में काफी कम है, लिहाजा तटबंध और निचले इलाके में फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। कल पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था लेकिन आज घटा हुआ, और कल के डेट में जो अगले साल जो पानी आया हुआ था उसमें बाढ़ आ गया था, लेकिन इस बार पानी लेट से आ रहा है, जिसके चलते अभी प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा यहाँ नहीं कराया गया है। और रात को काफ़ी पानी मतलब बढ़ा हुआ था। यहाँ पे पानी बढ़ रहा है और घट रहा है, अभी यहाँ पे घट चुका है और यहाँ के लोग जो है आसपास के बहुत डरे हुए हैं और सब कोई अपना सामान समेट चुके हैं बांध पे आने के लिए। तो बाढ़ ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोग इसके लिए तैयार होते हैं, लेकिन तैयारी कैसे हम अपनी पुख्ता उसे और कर लें, कैसे हम बचने के लिए तमाम इंतजाम पहले कर लें, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए के मुताबिक बाढ़ आने से पहले उससे निपटने की तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। बाढ़ग्रस्त इलाकों में नए निर्माण करने से बचें आप, पुराने निर्माण को पूरी मजबूत कर लें, जरूरत हो तो ऊपरी तल का निर्माण अवश्य करें। भट्ठी, वाटर हीटर और या फिर बिजली के बोर्डों उनको ऊंचे स्थानों पर ही रखें। घर की नाली में बाढ़ के पानी को घुसने से रोकें। मोरी की जालियों में चेक वाल्व जरूर लगाएं। यह एहतियाती कदम है जो आपको उठाने चाहिए। यदि आपके क्षेत्र में आने वाली बाढ़ के अंदेशे आपको लगते हैं तो वहां पर अफवाहें भी बहुत तेज फैलती हैं, इन अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल न दें। सूचना के लिए जो जरूरी है, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, रेडियो सुने, टेलीविजन देखें और उसके अनुसार ही आप अपना व्यवहार करें। अचानक बाढ़ आने पर ऊंचे स्थानों पर आप जरूर शरण लें।
ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए किसी सलाह की या सरकारी निर्देश की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है तो आप ऊंचे स्थानों पर शरण ले लें। आसपास की नदियों, नहरों, नालों और घाटियों की जानकारी अवश्य रखें। अगर घर छोड़ने की स्थिति हो तो अपने घर को हर तरह से सुरक्षित करना भी जरूरी है। बाहर रखे हुए फर्नीचर को घर के अंदर सुरक्षित रख दें। जरूरी चीजों को किसी ऊपरी तल पर ले जाकर रखें। बिजली के मेन स्विच की बात करें या फिर वाल्व की बात करें, इन्हें बंद करना बिल्कुल ना भूलें। बिजली के उपकरणों को डिस्कनेक्ट कर दें। यदि आप गीले हैं तो बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल ना करें, उसे ना छुएं, यह खतरनाक हो सकता है। बाढ़ के वक्त अगर घर छोड़ना पड़े तो अपने साथ कुछ सामानों को रखना जरूरी है। तो वो सामान क्या क्या है वो भी जान लीजिए। टॉर्च, रेडियो, रस्सी, लाठी अपने साथ अवश्य रखें। संभव हो तो दवा, पानी और खाने की चीजें अपने साथ जरूर लेकर जाएं। बहते हुए पानी में न चलें। कोशिश ये करें कि बहता हुआ पानी उसमें चलने की जरूरत ना महसूस हो, क्योंकि वहां पर गहराई का पता नहीं चलता है। 6 इंच की गहराई वाले बहते पानी में आप गिर सकते हैं। पानी में चलना अगर जरूरी हो तो लाठी का इस्तेमाल जरूर करें। तो खबरों का सिलसिला लगा